बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है क्रिस्टल लैटिस। क्या है? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल समझते हैं हम लोग कहते किसको हैं। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। अब देखिए भैया, आपका जो क्रिस्टल लैटिस है और जो यूनिट सेल होता है उसे किसे कहते हैं। अब जरा देखिएगा, कह रहा था मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कल वाले लेक्चर में कि जितने भी सॉलिड होते हैं, ठीक है, कैसे सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, एक सेकंड साइज छोटा कर लेने दीजिए। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कैसे सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है और रिपीट करता है। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बार बार रिपीट करता है। और इनके रिपीट करने की वजह से if the three-dimensional arrangement of the constituent particle in a crystal represent a diagrammatically in which of each particles depend at the point or the arrangement is called crystal lattice। तो देखिए, जो पहला टॉपिक आपका था द अरेंजमेंट, क्या था आपका? एक सेकेंड, देखिए, तो किसी भी पार्टिकल्स का तो द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles in crystal is represented diagrammatically in which the particles depicted as point. The arrangement is called crystal lattice। यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब हो गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक, देखिए आपको क्यूब जैसा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है, एक क्यूबिकल अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखा आपको? ये देखिए, तो ये क्या है आपका? ये एक क्यूब जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यही क्यूब आपका क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो कर रहा है। तो इसका मतलब यही पार्ट इसका क्या है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो वो अब देखिए, बात समझिए। अब आगे समझिएगा। 10 हम लोग a regular 3-dimensional arrangement of the point in इस point मतलब यहाँ पे point जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो पॉइंट एटम के लिए है। इन द स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यानी कि किसी भी एटम का रेगुलर 3 डायमेंशन जो अरेंजमेंट होता है स्पेस, इसमें मतलब डायमेंशन में, डायमेंशन कितने होते हैं? 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशन। तो अब इस डायमेंशन में, इस डायमेंशन पे जो एटम का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है, अब इस अरेंजमेंट से जो 3 डायमेंशन शेप निकल के आएगा आपका, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। देख रहे हैं आप, ये 3 डायमेंशन शेप है। अब यहाँ पे जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। इससे जो बनेगा एक 3 डायमेंशन शेप बनेगा, इसी को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब जरा देखिएगा, अब पोर्शंस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस शो, जैसे देखिए यहाँ पे अ पोर्शन डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका क्या है? 3 डायमेंशनल शेप है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का एक एक क्यूब जो बना रहता है यहाँ पे, इस क्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस क्यूब को हम लोग कह सकते हैं क्या? यूनिट सेल कह सकते हैं। तो ये पार्ट आपका क्या है? क्रिस्टल लैटिस का एक पोर्शन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब जरा समझिएगा, बात सुना की, तो ये पूरा टोटल आपका जो है क्रिस्टल है
एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कई छोटे छोटे क्यूब यानी कि छोटे छोटे जो है 3 डायमेंशनल शेप दिखाई दे रहे हैं। तो इसे जो शेप ये दिखाई दे ये यूनिट सेल है और ये पूरा पार्ट जो है जो यूनिट सेल से बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस। जो 3 डायमेंशन जो लैटिस होते हैं, टोटल कितने लैटिस पॉसिबल है? देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस आर कॉल्ड ब्रेव लैटिस। ठीक है, अब देखिए भैया, तो किसी भी लैटिस के अंदर टोटल कितने 3 डायमेंशनल लैटिस प्रेजेंट हो सकते हैं? तो टोटल 14 3 डायमेंशनल लैटिस अभी तक माने गए हैं कि टोटल 3 डायमेंशनल लैटिस 14 टाइप के हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। इसलिए ये जो 14 टाइप के जो लैटिस है, क्योंकि इस 14 टाइप की 14 लैटिस की पॉसिबल लैटिस की बात 3 डायमेंशनल लैटिस की बात कौन किया था? ब्रेव साहब ने किया था, इसलिए उनके नाम से रख दिया गया इसका नाम ब्रेव लैटिस। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ ब्रेव लैटिस बोल सकते हैं 14 लैटिस। 3 डायमेंशनल लैटिस होता है उसी को ब्रेव लैटिस कहते हैं। अब जरा समझिएगा द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, अब जरा समझिएगा। द ईच पॉइंट ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, अब किसी भी लैटिस का हर एक पॉइंट क्या कहलाता है? उसका लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहलाता है। तो देखिए जरा यहाँ पे, अब ये देखिए छोटे छोटे एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है इसके? ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कह सकते हैं इसको। ये जो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है ना, ये क्या है आपका? लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कह सकते हैं इसको, ये एटम है। कह रहा है पॉइंट, each point in the crystal lattice represented one constituent particle। देखिए बात कह रहा है ना आपसे कि हर एक पॉइंट, जो यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, हर एक पॉइंट जो है अपने आप में क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखता है। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या फिर कोई आयंस होगा। समझ गए कि नहीं? अगर समझिए, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल पॉइंट है या लैटिस पॉइंट है। क्या है बेटा? लैटिस पॉइंट है। और ये लैटिस पॉइंट किस चीज के बने हुए हैं? या तो एटम है यहाँ पे, या तो मॉलिक्यूल है, या तो फिर आयंस प्रेजेंट है। अब कह रहा है लैटिस पॉइंट आर जॉइंट बाय द स्ट्रेट लाइन ब्रिंग आउट टू द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब देखिए, अब ये जो लैटिस पॉइंट है, जो लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये वाला लैटिस पॉइंट देखिए, इसको देख लीजिए, इस लैटिस पॉइंट को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ये लैटिस पॉइंट जब जुड़ते हैं तो एक सिमेट्री तैयार करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ते हैं। हर लैटिस पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ता है। देखिए जैसे मैं जुड़ रहा हूँ यहाँ, देखिए जुड़ करके एक क्या करते हैं? सिमेट्री तैयार करते हैं, एक शेप तैयार करते हैं, है कि नहीं? एक ज्योमेट्री बन जाती है। सारे लैटिस एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से जुड़ करके एक ज्योमेट्री तैयार कर लेते हैं, उसे ज्योमेट्री ऑफ लैटिस कहते हैं। कह रहा है यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल मतलब यही जो लैटिस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लैटिस दे रहे हैं, इससे एक जो ज्योमेट्री बनकर तैयार होगी, एक सिंगल, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? एक यूनिट सेल है। क्या है? यूनिट सेल। कह रहा है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए यूनिट सेल क्या होता है, अगर आपको यूनिट सेल डिफाइन करना हो तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस का, जो क्रिस्टल लैटिस अभी आपने देखा, उसका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। कह रहा है व्हेन रिपीटेड द डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेटेड द एंटायर लैटिस। ठीक है, अब देखिए, तो सब एक कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, जो क्रिस्टल लैटिस दिखाई दे रहा है, ये किससे बना होता है? इसका छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? एक पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसका होता है, एक छोटा पार्टिकल जो होता है, वो क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहते हैं। तो यानी किसी भी क्रिस्टल को बनने में जो उसकी छोटी यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। कोई यूनिट सेल जो होता है, ये यूनिट सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनिट सेल की, समझ लीजिए यूनिट सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए पहली बात तो ये हमेशा क्या होता है? 3 डायमेंशनल अलोंग टू द 3 एज। ये 3 डायमेंशनल होता है, पहली बात तो ये 3 डायमेंशनल होंगे।
दूसरी बात, इसके 3 एज होते हैं, 3 एज होते हैं और इनके एज को ABC कहते हैं। और एज एंड दीज मे और नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जानते रहिएगा, इनके 3 एज होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होगा और 3 एज होंगे, ये कंफर्म याद रखिएगा, 3 एज होते हैं। अब जरा देखिएगा, अब 3 एज में दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एक डायमेंशन हो गया, दूसरा डायमेंशन हो गया, तीसरा डायमेंशन। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, ये जेड हो गया। तो ये आपके 3 डायमेंशन होंगे। अब इस 3 डायमेंशंस की जो लेंथ होगी, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे और इसको सी कहेंगे। समझ आ गया कि नहीं? तो ये इनकी लेंथ हो गई। जो डायमेंशंस होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन एक्स की लेंथ ए, डायमेंशन बी वाई की लेंथ बी, डायमेंशन जेड की लेंथ क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब देखिए, अब ये जो डायमेंशन बनेंगे, जो आप डायमेंशन देख रहे हैं, डायमेंशन एक्स, डायमेंशन वाई, डायमेंशन जेड, ये जो डायमेंशन दिख रहे हैं, ये तो आपने समझ गए कि ये इसका जो लेंथ होगा ए, इसका लेंथ बी, इसका लेंथ सी होगा। अब लेकिन एक बात और, एंगल बिटवीन द एज, ये जो एज है इनके बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा होगा और बीटा होगा और गामा होगा। अब जरा देखिए, जैसे इन दोनों के बीच का एंगल की बात करूं, ठीक है, इन दोनों के बीच की एंगल की बात करूं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको अल्फा कहेंगे। यहां पे एक एंगल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, बीटा। एक एंगल इन दोनों के बीच बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, गामा। तो जो एंगल बन रहा, देखिए अगर मैं कहूं कि अल्फा कहां बना है, तो आप कहेंगे किसके बीच में, बिटवीन किसके, सी एंड ए के बीच में बना है ना। और बीटा कहां बना है भैया, बीटा देखिए बी के बीच में बना है। गामा कहां बना है, गामा एंगल कहां बना है, बी और सी के बीच में बनता है। वैसे देखिए आपकी बुक में भी ऐसे किया है, आपकी बुक में कह रहा है ना, एंगल अल्फा बिटवीन बी एंड सी, ये तो किया था। देखो अभी अल्फा चेक कर लीजिए आप बना के, ये देखिए ये ए था, ये बी था, ये सी है। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में क्या बन रहा था, अल्फा, इन दोनों के बीच में बीटा, इन दोनों के बीच में गामा। अब चेक करिए, अल्फा किसके बीच में बना है, बी और सी के बीच में। देखिए ये बी हो गया, बी और सी के बीच में। तो यहाँ पे मैंने किसके बीच में बना रखा है, ये कोई रूल नहीं होता है कि मतलब हमेशा आप एक ही जगह बनाइए। तो आप जो डायमेंशन जैसे मानेंगे उस हिसाब से एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में अल्फा बन गया है, और ए और बी के बीच में क्या बन गया, बीटा, और बी और सी के बीच में बन गया क्या, गामा। ठीक, तो एंगल है, मतलब आप कह सकते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि आप ये कह सकते हैं कि एक जो यूनिट सेल होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक यूनिट में 3 डायमेंशन होता है, और तीनों डायमेंशन की अपनी एक लेंथ होती है, इनका लेंथ पैरामीटर होता है, और लेंथ के साथ साथ इनके 3 एंगल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो अब मैं आपसे कहूं कि एक यूनिट सेल के कुल कितने पैरामीटर होते हैं, यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। एक होता है साइड ए, साइड बी, साइड सी, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा। ये 6 पैरामीटर आपको याद रखने चाहिए, किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। अब हम चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, 6 पैरामीटर के बारे में। इनके आगे 6 पैरामीटर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपकी बुक में लिख भी दिया, ये देखिए अल्फा बीटा गामा, ABC एंड अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यूनिट सेल में कितने पैरामीटर होते हैं, यूनिट सेल हैव 6 पैरामीटर। समझ आ गया। अब देखिए एक यूनिट सेल यहाँ पे बना के दिखाया भी गया आपका, ये देखिए ये हो गया आपका डायमेंशन, एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया, ये डायमेंशन हो गए। ठीक है, तो इस डायमेंशन की जो लेंथ है वो बी मान ली गई, इस डायमेंशन की जो लेंथ है उसको ए मान लिया गया, इस डायमेंशन की लेंथ को क्या मान लिया गया, सी। समझ गया भैया। इस एज, इसी डायमेंशन को हम लोग एज भी कहते हैं।
तो ये जो एज बनी हुई है, डायमेंशन या एज कह सकते हैं, तो ये इनके एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये देखिए बना दिया गया है। अगर हम क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक दूसरे से, देखिए ये इसको इससे जोड़ दें, एक देख लीजिए, फिर इसको ला करके इससे जोड़ दें इस डायमेंशन, तो ये डायमेंशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक शेप बन जाएगा, और इन डायमेंशन सबको आपस में जोड़ दें तो एक आपको जो है क्यूब जैसा शेप मिल जाता है। यही यूनिट सेल है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल में 3 डायमेंशन होते हैं, और तीनों डायमेंशन की जो लेंथ होती है वो ABC से रिप्रेजेंट की जाती है, और तीनों डायमेंशन के बीच का जो एंगल होते हैं वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा से। अब देखिए भैया, यूनिट जो सेल होता है, क्योंकि इसके 6 पैरामीटर हो गए, अब यूनिट सेल के पैरामीटर चेंज होने की वजह से क्या है, यूनिट सेल का जो है, यूनिट सेल जो है, इसको हम लोग जो है यूनिट सेल को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को सिंपल भी कहते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव, और दूसरा सेंटर यूनिट सेल, एक होता है, दूसरा सेंटर यूनिट सेल होता है। अब जरा समझिएगा, प्रिमिटिव किसको, प्रिमिटिव या सिंपल किसको कहते हैं हम लोग? देखिए भैया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्यूब बनाना सीखिए आप। ये देखिए क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया ना, ये क्यूब दिख रहा है आपको। अब इस ज्योमेट्रिकल शेप में ये जो कॉर्नर, जिस अगर कोई क्यूब, कोई भी ज्योमेट्री दिख रही है, अगर उस ज्योमेट्री में एटम केवल केवल उसके कॉर्नर पे होता है, किसी भी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो अगर एटम केवल उसके कॉर्नर पे केवल होगा, कहाँ होगा बेटा? केवल कॉर्नर पे होगा। देखिए 8 कॉर्नर पे 8 एटम दिखा दिया। अगर एटम केवल कॉर्नर पे होंगे तो हम उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। कोई भी यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कब कहलाएगा? जब उसके कॉर्नर पे केवल एटम प्रेजेंट होंगे। समझ आ गया कि नहीं? 8 कॉर्नर होता है और 8 कॉर्नर पे ही एटम केवल दिखाई दे रहे होंगे, तो आप उसको बोलेंगे प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, when the constituent particle यानी कि एटम present at only the corner position, only the corner position is known as primitive unit cell। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका हम जो है एटम, एटम अगर ये जो कॉर्नर है, अगर मान लीजिए एटम, ये जो कॉर्नर्स हैं दिख रहे हैं आपको इस क्यूब में, जो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, इन कॉर्नर्स के अलावा अगर इसके सेंटर पे एटम आ गया, जैसे इसके बीच में यहाँ कहीं पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो हम उसको जो है सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। समझ गए कि नहीं? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर यूनिट सेल 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए सेंटर यूनिट सेल जो है आपके, ये सेंटर यूनिट सेल दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेंटर यूनिट सेल एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड, और एक सेंटर यूनिट सेल जो होता है सेंटर्ड होता है। 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को मैं एकदम क्लियर समझाता हूँ, जब ध्यान समझिएगा बस केवल। देखिए, अब सबसे पहले मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि BCC, क्या समझा रहा हूँ? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब कैसे बनता है? एटम का अरेंजमेंट, ये सब एटम अरेंजमेंट में आते हैं बेटा। एटम का अरेंजमेंट मैं सिखा रहा हूँ। BCC अरेंजमेंट कैसे किया जाता है मैं दिखा रहा हूँ। प्रिमिटिव सिंपल अरेंजमेंट तो बता दिया ना, सिर्फ कॉर्नर पर रहेंगे। देखिए ये हो गया, पहले तो क्यूब देख लीजिए, ये क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब बना दिया मैंने। क्या हो गया? क्यूब हो गया। अब एटम का अरेंजमेंट, ठीक है, अगर एटम का अरेंजमेंट कहाँ हो, यहाँ पे केवल होता, कहाँ होता? यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ पे होता, यहाँ होता, यहाँ होता, और यहाँ होता, तब तो ये क्या कहलाता? सिंपल यूनिट सेल कहलाता। क्या कहलाता? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव। लेकिन बॉडी सेंटर्ड कब कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड कहने का मतलब हो गया, बॉडी सेंटर्ड हम तब कहेंगे इसको जब आपका एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पे साथ साथ, कॉर्नर पे तो हो ही, कॉर्नर पे हमेशा एटम का अरेंजमेंट होगा,
कॉर्नर के साथ 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 जो है इस पूरे पूरे के पूरे जो क्यूब बॉक्स दिखाई दे रहा है उसके बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट हो, उसके बीच में भी एक एटम प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बीसीसी। मतलब कॉर्नर के साथ साथ एटम जो है बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीचों बीच प्रेजेंट होता है। जैसे एक रूम है भैया, रूम के कॉर्नर जो 8 कॉर्नर होते हैं रूम के, 8 कॉर्नर पे एटम हो और उसके बीच में एक बॉल रख दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फेस सेंटर, अब देखिए फेस सेंटर्ड की बात करूं, फेस सेंटर होता है एफसीसी, क्या बोल सकते हैं, एफसीसी, क्या बोल सकते हैं, एफसीसी। एफसीसी एटम का अरेंजमेंट एफसीसी कैसे हो सकता है, एफसीसी अरेंजमेंट का मतलब हो गया, बात समझिएगा। अब देखिए एफसीसी का मतलब ये हो कि जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए पहले तो यहाँ पे हम लोग क्यूब बना देते हैं, ये क्यूब हो गया। अब इस क्यूब के अंदर जो एटम अरेंज्ड है ये यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब फेस सेंटर्ड का मतलब हो गया, फेस कितने होते हैं पता है आपको, फेस मतलब जो साइड होती है उसकी, देखिए एक फेस यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ रहेगा, एक इस फेस पे रहेगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी होगा, एक पीछे वाले फेस पे होगा, सामने वाले फेस पे होगा। तो एटम अगर इस तरह से अरेंज होता है, समझ आ गया कि नहीं, मतलब कॉर्नर के साथ साथ जो फेस बने होते हैं, ये फेस होता है ना, ये देखिए जैसे ये हमारा हो गया, तो जैसे कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कहते हैं। ये जो फेस होता है, हर फेस, कुल कितने फेस है, ऐसे 6 फेस बने होते हैं, तो इसके 6 फेस पे भी अगर एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड कहेंगे। अब देखिए एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर्ड किसको कहते हैं, तो एंड सेंटर्ड हम कब कहेंगे, पहले तो देखिए किसी भी क्यूब में, मतलब क्यूब बना लीजिए, ये क्यूब हो गया। अब किसी भी क्यूब में, माफ कीजिएगा क्यूब मेरे से हट गया, पहले तो क्यूब बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है भैया क्यूब हो गया। तो अब किसी भी क्यूब में अगर एटम का अरेंजमेंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या है, ये सब कॉर्नर है। तो कॉर्नर पे तो एटम रहेगा नहीं भैया, कॉर्नर पे एटम रहेगा, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ अगर एटम फेस पे आ जाए, लेकिन हर फेस पे नहीं, अगर हर फेस पे आएगा तब तो क्या कहलाएगा, एफसीसी कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एफसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ईसीसी की बात कर रहे हैं, किसकी, ईसीसी अरेंजमेंट, किस तरह के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ईसीसी। तो अब आपका जो होगा, या तो एटम, एक एटम यहाँ पे, एक एटम नीचे वाले फेस पे अरेंज होगा, या तो, या फिर इधर वाले फेस पे, इधर वाले पे, एक इधर वाले पे अरेंज होगा, या तो फिर एक पीछे वाले पे, एक सामने वाले पे अरेंज होगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, मतलब कोई 2 फेस पे ही अरेंज होंगे एटम, ठीक है, और जब भी होंगे अपोजिट, अगर एक यहाँ हुआ है तो दूसरा यहाँ होगा, ठीक है भैया, अगर एक टॉप पे हुआ तो एक बॉटम पे होगा, या तो फिर एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा, या तो एक फ्रंट होगा तो एक बैक होगा। अगर इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब मैं जरा बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि कौन किसका अरेंजमेंट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, समझा दूं एक बात, कि अगर आपसे कभी ये पूछे कि एटम अरेंजमेंट, कोई एटम अरेंजमेंट की बात करें, तो आप बताएंगे एटम अरेंजमेंट किसमें, क्यूब में, ठीक है, या फिर यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट कितने प्रकार से होता है, तो आप बताएंगे टाइप का। अब कोई पूछे कि 4 टाइप कौन कौन है, तो बताइए आप, पहला सिंपल, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी, और चौथा
ECC। ये 4 प्रकार का अरेंजमेंट होता है आपका, सिंपल, BCC, FCC और ECC अरेंजमेंट। सिंपल मतलब प्रिमिटिव, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब, F मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब, E मतलब एंड सेंटर्ड क्यूब। ये अरेंजमेंट है एटम के। चलिए मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, जरा बताइए मुझे कि कौन सा अरेंजमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, बना के दिखाऊं। चलिए अब आप बताएंगे कौन किसका अरेंजमेंट दिखा रहा है। चलिए अब देखिए भैया, अब यहाँ देखिए, देख के बताइएगा हमको कौन सा अरेंजमेंट है। चलिए अब बताइए आप कि किसका क्या नाम देंगे आप, बताइए। बताइए इसका क्या नाम देंगे आप, इसका बिल्कुल सिंपल, क्या नाम होगा इसका, सिंपल या फिर प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव हो जाएगा। सिंपल या प्रिमिटिव, ये क्या होगा, बहुत सही। देखिए कॉर्नर पे एटम अरेंज है, इसमें केवल कॉर्नर पे था, जबकि इसमें कॉर्नर के साथ साथ एक कहां पे आ गया, बॉडी सेंटर, पूरे बॉडी के सेंटर में आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग BCC। क्या बोलेंगे, BCC कहेंगे। और इसमें देखिए, इसमें कॉर्नर पे तो दिख रहे हैं, ब्लू कलर का देखिए कॉर्नर दिखाई दे रहा है, और 6 एटम आपके फेस पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा जाएगा, FCC। ठीक है, और इसमें कहां पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए 6 कॉर्नर पे तो दिखाई दे रहे हैं, और साथ में क्या है, अपोजिट साइड के फेस पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया ECC। तो ये आप जो है जब डिफाइन करें आप जो है सिंपल प्रिमिटिव, BCC, FCC या ECC एटम के अरेंजमेंट को, तो आप इन सब डायग्राम को जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको जरूर अपनी कॉपी में बना ले। ओके, ये आपके जो एटम का अरेंजमेंट था मैंने इसको कवर कर दिया, एटम अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो ये थे आपके अरेंजमेंट। ठीक है, अब कल मैं आपको इसके आगे की बातें मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आपको ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, कल इसी टेबल को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी टेबल के बारे में अगली वाली वीडियो में समझाऊंगा, कल तो अब जो है क्लास नहीं रहेगी, अगली वीडियो में हम समझेंगे इसको। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।